आज हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर। हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पूर्ण रूप से समाप्त करके चैप्टर जिसका क्या नाम है, श्वसन। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं भोजन का पाचन कैसे होता है, अर्थात जीवों में पोषण कैसे होता है। तो पोषण से क्या मिलेगा? केवल पोषक तत्व मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी के सेल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, इसको पोषक तत्व के रूप में ऊर्जा नहीं मिलता है, इसी कारण उसका ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? और ऑक्सीकरण कब होगा? जब ऑक्सीजन जाएगा। क्या जाएगा? ऑक्सीजन जिस तंत्र के द्वारा जाता है, जिस सिस्टम के द्वारा जाता है, उसी सिस्टम का नाम है श्वसन तंत्र। क्या नाम है? तो सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे कि हमको श्वसन की आवश्यकता क्यों है, ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन जाके अंदर करता क्या है। जब जी इस चीज को हम लोग जब समझ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे आखिर श्वसन करने के लिए कौन कौन सा अंग काम करता है। तो हम मनुष्य का सबसे प्रमुख श्वसन अंग क्या है? क्या है रे? फेफड़ा के द्वारा ही मनुष्य क्या करता है? श्वसन की क्रिया करता है, अर्थात सांस लेता है और छोड़ता है। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर का सारांश। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं श्वसन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि श्वसन क्या है। आपको जैसा कि बताए थे हम प्रीवियस क्लास में कि श्वसन का सीधा मतलब होता है क्या? ऑक्सीजन ग्रहण करना। क्या चीज ग्रहण करना? ऑक्सीजन ग्रहण करके किसका विखंडन करना? ग्लूकोज का। किसका विखंडन? और ग्लूकोज का विखंडन करके ग्लूकोज के साथ किसका संयोग होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, और क्या निर्माण होता है? CO2 निर्माण होता है कुछ मात्रा में, और अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो श्वसन का बिल्कुल सीधा डिफिनेशन देना है कि वैसा जैव प्रक्रम जिसमें कोई जीव क्या ग्रहण करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और किसका निर्माण करता है? किस रूप में? ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। वही क्रिया क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो यह क्रिया जीव में होता है कि निर्जीव में? सजीव में होता है, इसी कारण इसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। क्योंकि यह क्रिया किस में होता है? जीव में होता है, सजीव में होता है। तो जो भी क्रिया जीवों के अंदर होती है वो सभी क्रिया क्या कहलाता है? ये आपको हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा चुके हैं। जो लोग नए हैं, जो लोग उस क्लास में अब्सेंट थे, तो प्रीवियस वीडियो आपके यूट्यूब पर अपलोड है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये सभी क्या है? जैव प्रक्रम है। जीवों में होने वाली सभी क्रिया क्या कहलाता है? जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब क्रिया क्या है? जैव प्रक्रम है। तो हम लोग पोषण पढ़ लिया, अब क्या पढ़ने वाले हैं? तो श्वसन का डेफिनेशन सबको याद हो गया। वैसा जैव प्रक्रम जिसमें कोई जीव ऑक्सीजन ग्रहण करके किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण ATP के रूप में करता है। यही क्रिया क्या कहलाता है? श्वसन। तो श्वसन की आवश्यकता क्यों है, समझ में आया? किसको तोड़ने के लिए? ग्लूकोज को। ग्लूकोज कहाँ से मिला? भोजन के द्वारा। क्या मिला? ग्लूकोज के अलावा और भी बहुत सारे पोषक पदार्थ मिलते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले समझिए श्वसन क्या है। एक प्रकार का क्या है? जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। कैसा जैव प्रक्रम? जिसमें कोई जीव क्या करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करके ऊर्जा का निर्माण करता है। और किसके साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है? आ जाइए। किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। और ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? भोजन। कहाँ से मिलता है?
आप तो कहिएगा सर ग्लूकोज तो मिलता है मार्केट में डिब्बा वाला, तो भोजन में कहाँ से मिलता है? हाँ, जो भी आपको मीठा पदार्थ है वो सभी क्या है? तो ग्लूकोज जो मार्केट में मिलता है वो भी तो हल्के मीठा लगता है। हाँ, यदि उससे ज्यादा मीठा लगेगा तो वह कहलाएगा सुक्रोज अर्थात चीनी। तो बताओ चीनी ज्यादा मीठा कि ग्लूकोज ज्यादा मीठा? चीनी। उससे कम मीठा कौन है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कितना मीठा लगता है? हल्का मीठा लगता है। जितना मीठा आपका आ, चावल लगता है, जितना मीठा आपका रोटी लगता है, उतना ही मीठा क्या लगता है? ग्लूकोज लगता है। ग्लूकोज के अलावा हमारे भोजन में और मुख्य अवयव क्या है? वसा है। क्या है? और इसके अलावा एक और जिसका नाम क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन का जब पाचन होता है, जब प्रोटीन का विखंडन होता है, पाचन तंत्र पढ़े हैं, तो प्रोटीन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल बनता है। कल बताए थे कौन सा अम्ल? एमिनो अम्ल बनता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? पोषक तत्व हैं। क्या है? कहाँ पाए जाते हैं ये? भोजन में। ठीक है, और इन्हीं सभी पोषक तत्व से क्या निर्माण होता है? किसकी सहायता से? ऑक्सीजन की सहायता से। जब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ता है तो इन सभी को तोड़ के क्या बना देता है? किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी का कल हम पूरा नाम लिखाए थे, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ये क्या है? एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यही जैव प्रक्रम क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन। सबको समझ में आया? इतना समझ लीजिए कि जो श्वसन ऐसा जैव प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो ऑक्सीजन का संयोग, संयोग मतलब जुड़ना, ऐड होना। क्या होना? ऐड मतलब, तो बताओ प्लस हो रहा है कि माइनस? प्लस हो रहा है। तो यदि कहीं भी ऑक्सीजन का संयोग होगा तो वह क्रिया क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब हम जैसे बड़े बड़े जीवों में ऊर्जा का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? ऑक्सीकरण के द्वारा। ऑक्सीकरण क्या है? यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऐड होता है। क्या होता है? ऐड होता है। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन, एडिशन पढ़े ना आप लोग? जोड़ का मतलब क्या होता है? देखो ऑक्सी एडिशन, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एडिशन मतलब जोड़। तो जब किसी पदार्थ के साथ किसका जोड़ होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन प्लस एडिशन, वही क्या बना है? ऑक्सीडेशन। आया समझ में? हाँ, तो इसका मतलब हम जैसे बड़े बड़े जीवों में, आप जैसे बड़े बड़े जीवों में ऊर्जा का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? और यही क्रिया क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है, और यह जो ग्लूकोज का विखंडन होता है ये दो स्टेज में होता है, दो अवस्था में होता है। कितने अवस्था में? वायवीय और, तो पहला स्टेप अवायवीय ही होता है। पहला स्टेप क्या होता है? अवायवीय। अवायवीय मतलब बिना वायु का, बिना हवा का, बिना ऑक्सीजन का। इसका पहला स्टेप क्या हो जाएगा? अवायवीय। पहला स्टेप क्या होगा? और दूसरा स्टेप वायवीय। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? अवायवीय ऑक्सीकरण। कैसा ऑक्सीकरण? अवायवीय ऑक्सीकरण। और दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? वायवीय ऑक्सीकरण। ठीक है, तो अवायवीय मतलब होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की
एब्सेंट में, अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीकरण, तो यह अवयवीय ऑक्सीकरण कैसा होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन प्रेजेंट एब्सेंट रहता है। तो बताओ, बिना ऑक्सीजन का यदि विखंडन होगा तो पूरा विखंडन हो पाएगा? थोड़ा मोड़ा होगा। इसका मतलब यह ऑक्सीकरण का पहला स्टेप है, पहला चरण है, लेकिन ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन इसमें क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। तो इसमें बिना ऑक्सीजन का बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से ग्लूकोज का या पूर्ण रूप से प्रोटीन का, एमिनो अम्ल का, वसा का विखंडन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल एब्सेंट है। इसमें क्या होगा? ऊर्जा का निर्माण कम होगा। ऊर्जा की मात्रा क्या होता है? हाँ। लेकिन जब दूसरा स्टेप आता है, दूसरा स्टेप का क्या नाम है? वायवीय ऑक्सीकरण, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट रहता है। तो यह हो गया आपको ऑक्सीकरण का कितना अवस्था? कौन सा अवस्था? दूसरा अवस्था। और इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। किस अवस्था में? हाँ, वायवीय अवस्था। वायवीय ऑक्सीकरण में क्या होता है? अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण। चलिए, तो आप लोग को बताए थे कि यह क्रिया होता कहाँ है, विखंडन की क्रिया कहाँ होता है। ये सब जो पढ़ रहे हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, वायवीय, अवायवीय, ये होता कहाँ हमारे शरीर में, किस भाग में होता है? पहले सेल, पहले बाप तब न बेटा, पहले सेल, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। तो यह क्रिया हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स, हमारे बॉडी के सभी सेल में होता है। सबको पता है ना सेल? 9th क्लास में पढ़े हैं ना सेल? नहीं पढ़े हैं तो वो भी वीडियो आपके यूट्यूब पर अपलोड है। ठीक है, सेल वाला भी क्लास दिए हैं। तो जो लोग 9th क्लास में मस्ती कर रहे थे, चाचा के ब्याह में, मौसी के ब्याह में गए थे, तो लोग जाके क्लास को देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा सेल क्या है। समझिए, तो ये सभी क्रियाएं कहाँ होती है? कहाँ होता है? सेल में, कोशिका में होता है। कहाँ होता है? कोशिका में। अब मान के चलिए सेल है, कल हम बताए थे। चलिए आते हैं हम इमेज पर। चलिए मान के चलिए हम क्या सब खा लिए, बहुत सारा चीज खा लिए। ठीक है, पूरा पेट भर के खा लिए, बाराती में गए थे, पैसा सब नहीं लगा था, होटल में कोई चार्ज नहीं, जितना मन खाना खाना खा लिए। तो खाने के बाद क्या मिला? ऊर्जा मिला। हाँ, ऊर्जा नहीं मिला, क्या मिला? पोषक तत्व मिला। और पोषक तत्व किस रूप में मिला? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? हाँ। तो जब तक इसका विखंडन नहीं होगा तब तक ऊर्जा का निर्माण। तो इसके विखंडन के लिए कौन आएगा? कितना ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन। एक ग्लूकोज के विखंडन के लिए कितना ऑक्सीजन आता है? और जब ऑक्सीजन का, सॉरी, ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तब 6 CO2 का भी निर्माण होता है। वही CO2 हम लोग बाहर निकालते हैं ना। जो निकल रहा है वो क्या है? और जो जा रहा है O2 है। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ मात्रा में जल का भी निर्माण होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए ये ग्लूकोज। चलिए समझिए अब आगे। हाँ, ये हो गया आपका कोशिका। ये क्या है? आपका कोशिका है, सेल। ठीक है, तो एक कोशिका में कम से कम कितना रचना होती है? 3। आप लोग पढ़े 9th क्लास में, एक कोशिका में कम से कम 3 रचना होती है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रचना क्या है? केंद्रक। और दूसरा रचना क्या है? कोशिका को कोशिका होने के लिए कम से कम 2 रचना होना अनिवार्य है। क्या सब? हाँ, केंद्रक और कोशिका द्रक। अब मान के चलिए कि हमारे बॉडी जो है, पूरा बॉडी किस चीज से बना हुआ है? कोशिका से, सेल से बना हुआ है। किससे? और हमारे बॉडी के सभी अंग को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? बिना ऊर्जा कोई काम करेगा नहीं। तो उसी प्रकार हमारे बॉडी के सभी सेल को ऊर्जा चाहिए। और पाचन के द्वारा, भोजन के द्वारा सभी सेल को क्या मिल गया था? क्या मिल गया? ग्लूकोज मिल गया।
लेकिन अभी तक ऊर्जा नहीं मिला है, नहीं बना है। तो अब इस सेल को ग्लूकोज तो मिल गया, लेकिन ग्लूकोज से ऊर्जा के निर्माण के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जैसे आपके घर में सारा राशन ला के रख दिए, चावल चीनी जो भी एस्टिमेट होता है राशन का, सारा कुछ पहुंचा दिए, गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा, खाना बनेगा? बनेगा नहीं। तो ग्लूकोज मतलब ये क्या है? भोजन का एस्टिमेट। अब इससे क्या बनेगा? खाना बनेगा, मतलब ऊर्जा बनेगा। तो इससे ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए? इसको ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? तो कौन पहुंचाएगा ऑक्सीजन? ब्लड पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। आखिर ब्लड कहां से लेता है ऑक्सीजन? फेफड़ा से। क्योंकि हम जो सांस लेते हैं तो सारा ऑक्सीजन कहाँ जमा होता है? और फेफड़ा से ब्लड लेके जाता है कहाँ तक? कोशिका तक। कौन कोशिका? प्रत्येक कोशिका। हमारे बॉडी में जितना भी मिलियन ट्रिलियन सेल है, उन सभी सेल में क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। और कल बताए थे पैरालिसिस पेशेंट, बताए थे ना? तो पैरालिसिस पेशेंट का अंग काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका नस सिकुड़ जाता है, चिपक जाता है। तो मान के चलो ये हाथ में पैरालिसिस हो गया, इस हाथ में ब्लड जाएगा? तब ब्लड नहीं जाएगा तो इस सेल को ऊर्जा मिलेगा? हाथ के सेल को ऊर्जा मिलेगा? और हाथ के सेल को ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हाथ का सेल क्या होगा? मर जाएगा और ये काम नहीं करेगा। है समझ में? हाँ। तो उसी प्रकार बॉडी के प्रत्येक सेल में क्या है? ग्लूकोज है। और इसको ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? उसके बाद इसमें किसका निर्माण होगा? ऊर्जा का निर्माण होगा। है समझ में? तो यही क्रिया क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तभी से 30 मिनट हो गया, हम तभी से खाली श्वसन बता रहे हैं। यदि फिर भी समझ में नहीं आएगा तो समझ लेना तुम दुनिया का सबसे घटिया इंसान है। चलिए, तो क्या बोलता है? हाँ, श्वसन या ऑक्सीकरण कितनी अवस्था में? वायवीय और अवायवीय। अब समझिए, जो आपका वायवीय शोषण, सॉरी अवायवीय शोषण होता है, वो कोशिका की कोशिका द्रव में ही हो जाता है। कहाँ हो जाता है? कोशिका के कोशिका द्रव में। ठीक है। लेकिन जो वायवीय शोषण होता है, वायवीय मतलब पूरा होलसेल ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका द्रव में थोड़ा मोड़ा ऊर्जा का निर्माण होता है, ज्यादा ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। लेकिन अधिक मात्रा हमारे सेल को ऊर्जा चाहिए। हमारे बॉडी का सेल अधिक मजबूत कब होगा? जब अधिक ऊर्जा मिलेगा। तो अधिक ऊर्जा के निर्माण के लिए अधिक ऑक्सीजन चाहिए, अधिक ऊर्जा चाहिए। तो पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण कहाँ होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा कॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया। आखिर एक बात आप लोग कभी फील किए हैं, जो इंसान दौड़ता है, मॉर्निंग वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, उसका शरीर ज्यादा मजबूत क्यों होता है? क्योंकि वो ज्यादा ऑक्सीजन लेता है। जब आप लोग तेज दौड़ते हैं, कोई काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या सांस तेज गति से नहीं लेते हैं? इसका मतलब ज्यादा सांस ले रहे हैं तो आपके शरीर में क्या होगा? ज्यादा ऊर्जा बनेगा और आपके शरीर के सेल अधिक मजबूत होगा। ऐसा में तो मान के चलिए, ये क्या है? सेल। और ये क्या है? केंद्रक है। और ये क्या है? कोशिका द्रव है। क्या है? अब ये हो गया कोशिका द्रव। आपका जो पहला अवस्था अवायवीय होता है, अवायवीय ऑक्सीकरण होता है, वो कहाँ होता है? कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। और इसी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का पूरा पूरा विखंडन हो जाता है। क्या हो जाता है?
जरा सा भी उसमें कोई कसर। हाँ, तो यदि पूर्ण रूप से विखंडन हो गया तब पूर्ण रूप से ऊर्जा का भी निर्माण हो जाएगा। अर्थात अधिक ऊर्जा का निर्माण कहाँ, कोशिका द्रव में कि माइटोकॉन्ड्रिया में? अवायवीय के द्वारा कि वायवीय के द्वारा? वायवीय के द्वारा होगा, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है। अवायवीय में क्या हो गया, थोड़ा सा ग्लूकोज का विखंडन, थोड़ा सा, लेकिन पूर्ण रूप से कहाँ हो गया, कोशिका के किस अंग में? इसका मतलब होलसेल ऊर्जा कहाँ मिलता है? इसी कारण इसको क्या कहा गया है, पावर हाउस कहा गया है। किसका पावर हाउस? कोशिका का। तो कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए एक चीज आप लोग को बता दे और कि कोशिका का जो ईंधन है, फ्यूल है, कौन है वो? ग्लूकोज। कल बताई थी, फ्यूल मतलब ईंधन जिस पर वो कोशिका चल रहा है। तो जब तक हम कोशिका को ग्लूकोज नहीं देंगे तब तक ऊर्जा बनाएगा? बनाएगा रे। जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं देंगे, डीजल नहीं देंगे, तब तक गाड़ी चलेगा। उसी प्रकार सेल कैसे काम कर रहा है, ग्लूकोज दे रहे हैं तब वो ऊर्जा बना रहा है, तब वो चल रहा है। इसी कारण ग्लूकोज को क्या कहा गया है, ग्लूकोज को क्या कहा गया, कोशिकीय ईंधन कहा गया। वेरी गुड। क्या कहा गया ग्लूकोज को? ईंधन मतलब फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, जिस पर गाड़ी चलता है। तो कोशिका किस पर चलता है, पेट्रोल पर? किस पर रे? हाँ, इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा गया।